हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा फोकस दूरी स्मॉल f के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। इस संबंध को आज हम स्थापित करेंगे। ठीक है, इसका निगमन किया जाएगा कि कैसे जो फार्मूला होता है f, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये इसका निगमन आज किया जाएगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी एक दर्पण ले लेंगे। हम दर्पण ले लेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ले लिए। ठीक है, उसके बाद अवतल दर्पण लेने के बाद पीछे क्या होता है, पालिश होता है इसका। ठीक है, बीच में कौन सा होता है, बीच में क्या होता है, इसके बीच में इस कटे हुए गोले, खोखले गोले का ये भाग है दर्पण। इसका वक्रता केंद्र बीच में होगा, P यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। इसे हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। चलिए, तो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपतित किरण, इसकी फोकस दूरी कहाँ होगी, कैसे पता करेंगे भाई। इसकी फोकस दूरी नॉर्मली आप देख लीजिए, आपतित किरण जो होगी, हम एक प्रकाश की किरण को भेजेंगे। हमेशा वस्तु के दर्पण के बाईं ओर से प्रकाश को डाली जाती है। ठीक है, तो हम प्रकाश की किरण को देखिए डाल रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। तो जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाता है उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होती है, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होती है ये हमारी होती है फोकस दूरी। और यहाँ से केंद्र से और यहाँ तक की जो दूरी होती है, ध्रुव के बीच की दूरी, केंद्र वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल R। इन्हीं दोनों के बीच आज हम संबंध को स्थापित करेंगे। तो देखते हैं कैसे संबंध स्थापित होगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो आपतन बिंदु का अभिलंब कहाँ से खींचा जाएगा, आपतन बिंदु का अभिलंब खींचा जाएगा इसके वक्रता केंद्र से, ये अभिलंब है। तो एक बात बताइए, अभी हम जब शुरू में पढ़ाए थे प्रकाश का परावर्तन पहले लेक्चर में, तो बताए थे कि जब प्रकाश की किरण आती है आपतित किरण और टकराने के बाद जो जाती है परावर्तित किरण, ये जो आपतन बिंदु होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। तो इसमें भी देखिए, ये आपतित किरण है और ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है, इस पॉइंट को आप हैप्पी तो हो गया है, एन कर दीजिए। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण। ठीक, जाती है जो किरण उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए, तो आपको बताया गया था प्रकाश के परावर्तन के दूसरे वाले में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बताया गया था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका नाम रखिए ए है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, बी सी डी, यहाँ पर डी कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपतन कोण क्या इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें आपतन कोण क्या दिखाई दे रहा है, ए एन सी, ये जो कोण दिखाई दे रहा है, ये जो कोण है ए एन सी, ये हमारा क्या है, आपतन कोण है। ए एन सी ये आपतन कोण है। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा, परावर्तन कोण के, सी एन एफ, एंगल सी एन एफ के बराबर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है,
चलिए अब एक नियम और देखिए, जब दो पैरेलल लाइन को कोई तिरछी रेखा काटती है या ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ये जो कोण होता है, ये इस कोण को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। इसे हम लोग, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होता है, ये बताया गया था। जब दो रेखा समांतर होती है और कोई तिरछी रेखा इसे काट रही हो, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों कोण क्या होंगे आपस में? इसी कोण को हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर एकांतर कोण कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? ये जो AN है और CP है, तो ये मान लीजिए लाइन है, AN और CP एक लाइन है, AN तथा CP समांतर है, तब तथा जो CN आपको दिखाई दे रहा है, CN इसे क्या कर रहा है? इसे काट रहा है, तिरछा काट रहा है, तिरछा काट रहा है। जब काट रहा है तिरछा, इधर का मिटा दें, जब तिरछा काट रहा है तो क्या होगा भाई? एकांतर कोण है। देखिए ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको आप लिख लेंगे, ये कौन सा कोण है? ANC काट रहा है, इसलिए एंगल ANC ये किसके बराबर हो जाएगा? इस एंगल के। इस एंगल का नाम क्या है? NCF। ये क्या होंगे? बराबर होंगे। इसे दूसरा समीकरण हम कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हम देखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से हम देखेंगे कि इधर का दोनों बराबर है, और जब इधर का बराबर होता है तो अगले वाले पक्ष का दोनों क्या होगा? बराबर होगा। जब एक साइड दोनों का इक्वल हो तो दोनों ओर जो होंगे, दोनों में जो दोनों ओर होंगे वो भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। देखिए ये जो होगा, इसलिए एंगल CNF इज इक्वल टू एंगल NCF। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है? एक मतलब क्या बता दिया? CNF मतलब ये जो एंगल आप दिखाई दे रहा है, एंगल NCF मतलब ये एंगल के बराबर हो गया। ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया? बराबर हो गया। थोड़ा इसको आप बगल में काटिए, तो इस आकार को काटिए, तो कहाँ काटे? देखिए यहाँ ये ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे है, यहाँ पर C है, N है और ये क्या है? F। एक चीज़ देखिए, ये और ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो। तो जब किसी भी त्रिभुज है, ट्रायंगल है, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है इनकी दो भुजाएं भी क्या है? बराबर है। ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी दो कोण बराबर हो जाएं तो इनकी दो भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। और जब दो भुजाएं बराबर होगी तो मतलब कौन कौन सा भुजा बराबर होगा? इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्या है? समद्विबाहु। कौन सा त्रिभुज? चूंकि त्रिभुज CNF कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा। NF किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? CF के बराबर हो जाएगा। इसको थर्ड इक्वेशन आप कर लेंगे। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। अगर माना ये जो द्वारक आपको दिखाई दे रहा है, दर्पण का द्वारक, ये दर्पण का द्वारक अगर छोटा होता, दर्पण का द्वारक कैसा होता? छोटा होता। अगर छोटा हो जाए, ये इतना बड़ा दर्पण है, तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इससे इतनी दूरी पर है। लेकिन अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए तो क्या ये पॉइंट इतनी ही दूरी पर होगा? नहीं होगा।
दर्पण का द्वारक छोटा कर दे, छोटा कर दे, तो ये जो n जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये कहाँ होगा, लगभग इसके पास होगा। माना दर्पण का द्वारक क्या है, दर्पण का द्वारक छोटा हो, तब जो बिंदु P है, जो बिंदु n है वो किसके बराबर, किसके पास होगी, P के लगभग नज़दीक होगी, लगभग नज़दीक होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं लगभग नज़दीक होने का मतलब यहाँ पर, इसलिए हम लिख सकते हैं NF जो होगा, NF, इसलिए हम लिख सकते हैं जो NF होगा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, PF के। भाई इसके ये जो अगर N यहाँ पर आ जाएगा तो NF किसके बराबर हो जाएगा, PF के। NF किसके बराबर हो जाएगा, PF के। NF इसको हम क्या कर देंगे, 3 4 4 कर दिए। अब फिर 3 और 4 में देखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से NF NF बराबर, तो इधर वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। CF किसके बराबर हो जाएगा, PF के। CF किसके बराबर हो गया, CF किसके बराबर हो गया, PF के। हम चाहें हम इस इक्वेशन को जिस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं, हमको प्रूफ करना है, तो हम लीगली तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी इलीगल तरीका, हम सब लीगली किए हैं। अब क्या करेंगे, CF PF दिखाई दे रहा है, आप देखिए CF है यहाँ से यहाँ तक, अगर इसमें हम PF जोड़ दें तो इतना बड़ा हो जाएगा, तो R हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर जोड़िए तो CF प्लस PF इज इक्वल टू PF, इधर ये है प्लस क्या हो जाएगा, PF। दोनों ओर PF जोड़ दिए, दोनों ओर हम क्या कर दिए भाई, PF जोड़ दिए, PF जोड़ दिए। CF और PF, CF प्लस PF, CF प्लस PF, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CP लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, CP लिख सकते हैं। PF प्लस PF, 2 बार PF हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं कि R कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, यहाँ जो R दिखाई दे रही है वो P और C के बीच की दूरी, यानी CP की दूरी है। किसकी दूरी है, CP की दूरी R है। और ये जो आपको PF दिखाई दे रहा है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, फोकस दूरी है। दोनों का मान हम क्या कर देंगे, CP की जगह पर हम रख देंगे R, और इसके जगह पर क्या रख देंगे, PF की जगह पर स्मॉल f। आप इसको भी लिख सकते हैं, 2 गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इसको भी आप लिख सकते हैं। यही संबंध होता है, यही क्या होता है, संबंध है। ये प्रूफ करने के लिए कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। ये हमारा था गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध। क्या किए, एक दर्पण ले लिए, एक आपतित किरण आई, जिस बिंदु पर पड़ी उस आपतन बिंदु को, फिर जिस बिंदु से होकर जाती है मुख्य अक्ष पर स्थित, जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का हम अभिलंब खींच लिए। इस पॉइंट का अभिलंब कहाँ से खींचेंगे, इसके वक्रता केंद्र से खींचेंगे, खींच दिए। यहाँ पर जो किरण आती है और अभिलंब के बीच आपतन कोण, और जो जाती है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। चूंकि क्या है, यहाँ पर लिखे हैं AN तथा CP, ये दोनों समांतर है और CN रेखा इसे तिरछी काट रही है, ये ऐसे समांतर और तिरछी रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कोण हम बराबर कर दिए इसमें। फिर दोनों समीकरण को देखे हैं तो इधर वाला बराबर है, जब इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। इससे क्या मालूम चला, इससे ये मालूम चला कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। तो जब किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो 2 भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। 2 भुजाएं बराबर हो गई, 2 यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजाएं बराबर। NF किसके बराबर हो जाएगा, CF के, ठीक है। हम मान लिए, फिर यहाँ पर लिखे माना N जो पॉइंट है दर्पण का द्वारक अगर छोटा होता तो N पॉइंट कहाँ होता, इस P के पास लगभग यहाँ पर होता, लगभग इसी के ऊपर होता। तो इन दोनों जो NF की दूरी होगी किसकी दूरी के बराबर हो जाएगी, PF के, तो NF की दूरी PF के बराबर हो जाएगी। और ये तो भाई ये दोनों बराबर हो ही गया क्योंकि 2 कोण बराबर तो 2 भुजाएं बराबर, ठीक। उसके बाद जब इधर का हम देख रहे हैं 3 और 4 को देखे हैं तो इधर का इधर बराबर हो जाएगा, दोनों ओर PF जोड़ दिया गया है। PF जोड़ने के बाद जो आया है वही हमारा रिलेशन प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको, अब हम बताएंगे कि
अब हम क्या बताएंगे, अब हम बताएंगे कि अवतल 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v के बीच इसको कैसे लाना है, ये दर्पण का सूत्र स्थापित करना है, निगमन। इसको कैसे निगमन किया जाएगा अभी हम बताएंगे, तब तक आप इसे नोट करें, नोट कर ले, इसको नोट करना है। गोले दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f, वस्तु की दूरी स्मॉल u तथा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v में संबंध, यानी अगर संबंध पूछेगा तो हम इस फार्मूले को लिख देंगे 1 नंबर में, लेकिन अगर इसका निगमन पूछ देगा कि कैसे फार्मूला जनरेट हुआ है, तब इसको हम पूरा क्या करेंगे, इसका हम निगमन करेंगे। कैसे? इसका निगमन दोनों दर्पणों के द्वारा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी के द्वारा होगा। अवतल, हम अवतल वाला बता रहे हैं, सेम टू सेम उत्तल वाला होगा, बस उत्तल वाले में उधर होगा, सब उधर होगा, क्योंकि उसका ऐसे होता है तो गोला उसका ऐसे बनेगा। ठीक है, हम कौन सा पढ़ा रहे हैं, अवतल वाला बता दे रहे हैं, उत्तल वाला आप लोग को करना है। ठीक है, चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसके लिए हम नॉर्मली उत्तल लेंस खींचेंगे, उत्तल लेंस खींचेंगे। ठीक है, ये पॉलिश हो गया। पॉलिश क्यों लगाया जाता है, प्रकाश आर पार न जा, जब आर पार प्रकाश चला जाएगा तो प्रकाश का परावर्तन ही कहाँ होगा, तब तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया, वो तो अभी आगे टॉपिक पर पढ़ाना है। चलिए, इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर। ठीक है, तो इसका P कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ये हम खींच दिए, मुख्य अक्ष, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लाइन टेढ़ा हो गया है, सीधा कर दीजिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वस्तु रखेंगे, वस्तु रखना ही पड़ेगा, बिना रखे तो काम ही नहीं चलेगा। रखेंगे वस्तु, कौन सा नीला मार्ग, वस्तु रख दिए, वस्तु का नाम, वस्तु की लंबाई AB है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई और कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर गई। ठीक है, और एक प्रकाशिक केंद्र से भेज दीजिए, एक प्रकाशिक केंद्र से भेज दीजिए। तो प्रकाशिक केंद्र, सॉरी प्रकाशिक केंद्र नहीं है, वक्रता केंद्र है, हम लेंस चलेगा। एक वक्रता केंद्र से जाएगा, तो कहाँ से, वक्रता केंद्र से जब जाता है प्रकाश की किरण, तो नियम बताया गया होगा, जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है तो वो क्या होती है, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों कट कहाँ रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर कट हो रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर कट हो रहे हैं। तो इसका जो बनेगा प्रतिबिंब कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ये प्रतिबिंब है A डैश B डैश। ठीक है, A डैश B डैश। चलिए, यहाँ पर हम कोई बिंदु रख दीजिए, ABC तो हो ही गया है, D रख दीजिए, इसका नॉर्मल आप ऐसे खींच दीजिए, इस पॉइंट का नॉर्मल यहाँ पर खींच दीजिए N। चलिए ठीक, रियल में तो अभिलंब यहाँ से खींचा जाएगा, हम इसका इस पॉइंट का क्या खींचे हैं, इस पॉइंट का कोई लंब रेखा खींचते हैं जो इस P को जाता है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे, सबसे पहले शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस त्रिभुज पे। कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, एक एक सटीक पूरा, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा, एक त्रिभुज यहाँ पर, ये कौन सा त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसके बाद ये देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है ऐसे डमरू टाइप का है, डमरू टाइप का, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, बस ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, इसको देखेंगे, त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? समरूप दिखाई दे रहा है। समरूप का मतलब क्या होता है? समरूप हैं। समरूप का मतलब क्या होता है? समरूप का मतलब होता है एक ही जैसा, बस किसी का आकार बड़ा या छोटा। सर्वांगसम का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? एक पूरा बिल्कुल एक जैसा। जैसे एक के सिक्के के ऊपर दूसरा एक का सिक्का अगर रख दिया जाए तो उस दोनों सिक्के को, दोनों सिक्का अगर आगे पीछे से ऐसे देखा जाए दूर से तो लगेगा एक ही सिक्का है। तो वो ऐसे केस में उन दोनों को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन अगर एक बड़ा सिक्का है और एक छोटा सिक्का है, हम बोलेंगे क्या है? दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं है, सर्वांगसम नहीं है, लेकिन हाँ दोनों समरूप है, सिमिलर है, क्योंकि ये भी वृत्त है और ये भी क्या है? वृत्त है। ये दोनों वृत्त है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए दोनों क्या है? दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। समरूप है क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, दोनों समकोण त्रिभुज है, बस एक बड़ा है और एक क्या है? छोटा है। और जब समरूप होता है त्रिभुज में बताया गया होगा, त्रिभुज अगर आप मैथ में पढ़े होंगे त्रिभुज रिलेशन, तो बताया गया होगा कि जब समरूप होते हैं तो क्या केस बनता है? इस त्रिभुज का लंब बट्टा इस त्रिभुज का लंब। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री, इस त्रिभुज का लंब बट्टा इस त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके? इस त्रिभुज के आधार ए सी, इस त्रिभुज के आधार सी ए डैश। बस पहला समीकरण हो गया। ये समझ में आ गया? ये दोनों त्रिभुज इधर से हम चले हैं, ये दोनों इधर भी देखिए, थोड़ा सा इधर भी देखिए, तो ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये किसके बराबर? ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज डी एन एफ तथा त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश क्या है? समरूप है। समरूप है इसलिए जब समरूप ये भी है तो इसमें भी वही नियम लगाएंगे। इस त्रिभुज का लंब देखिए इधर बन रहा है, इसमें लंब, इस त्रिभुज का लंब क्या है? ये है 90 डिग्री। कहाँ बन रहा है? इस त्रिभुज का लंब बट्टा इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का आधार एफ एन बट्टा इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? एफ ए डैश, ठीक है। एक चीज इसमें देखिए तो ये जो डी एन दिखाई दे रहा है, डी एन ये किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। डी एन किसके बराबर है? ए बी के। डी एन ए बी, डी एन ए बी, तो हम डी एन के जब चूंकि लिखेंगे यहाँ पर डी एन किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, तो हम ए बी लिख देंगे डी एन की जगह पर ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, इधर क्या है? एफ एन बट्टा एफ ए डैश, ठीक है। इसको हम कर देंगे इक्वेशन 2, कर दिए। अब क्या है? दोनों इक्वेशन को देखें तो देखिए तो थोड़ा, दोनों का इधर वाला बराबर के इधर वाला दोनों का बराबर है। जब बराबर इधर है इधर भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ये ए सी को हम सी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी ए बट्टा सी ए डैश किसके बराबर हो जाएगा? एफ एन बट्टा एफ ए डैश, ठीक है। ठीक है, सब समझ में आ गया? सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, सब सही है, सब सही, ठीक है। अब देखिए इसको 3 कर दीजिए। अब देखें तो ये जो हर केस में मैं बताता हूँ कि जब द्वारक अगर छोटा हो तो डी कहाँ होगा? डी यहाँ पर हो जाएगा। तो डी जब यहाँ पर होगा तो लंब खींचेंगे तो एन यहाँ पर आ जाएगा। द्वारक अगर छोटा हो जाए, यदि दर्पण का द्वारक क्या हो? छोटा हो, तब क्या होगा? तब जो डी बिंदु है, डी बिंदु किसके नज़दीक होगा? P के लगभग नज़दीक होगा।
और जब नज़दीक होगा D अगर यहाँ पर हो जाएगा तो अगर यहाँ से तुम N खींचोगे लंब तो ये N कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, समझना। D अगर यहाँ पर है, D अगर दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो D कहाँ होगा, लगभग इसके नज़दीक होगा, लगभग इसके नज़दीक होगा। तो इसका अगर नॉर्मल खींचेंगे तो D ये N कहाँ जाएगा, इसके ऊपर चल जाएगा। जब N इसके ऊपर चल जाएगा तो मान लो N इसके ऊपर चल जाएगा तो F यहाँ पर N बोलना, F N किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के, एफ एन किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के। जब डी अगर यहाँ पर चला गया, लगभग दर्पण का द्वारक छोटा हो गया तो एफ किसके बराबर, एन यहाँ पर चल जाएगा तो एफ एन किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। ठीक, तो समीकरण 3 से देख लीजिए, समीकरण 3 में मान रख दीजिए, समीकरण 3 से मान रखिए सी ए बट्टा सी ए डैश इज इक्वल टू एफ एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ बट्टा एफ ए डैश। अब एक चीज देखिए, तो अवतल दर्पण के लिए बताया गया है, क्या बताया गया है भाई, अवतल दर्पण की सब, अवतल दर्पण का सारा चीज इधर होता है, सब चीज, सारा चीज इधर है। ये वस्तु है, सभी दूरियां वस्तु के, सब दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। तो यहाँ से वस्तु की दूरी को हम लोग क्या दिखाएंगे, यहाँ से वस्तु की दूरी को हम लोग किससे दिखाएंगे, u से दिखाएंगे दर्पण, ठीक है। ये वाला A और P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग वस्तु की दूरी बोलेंगे, ठीक। फोकस दूरी कहाँ से कहाँ है, जो PF, ये जो आपको दिखाई दे रहा है PF, यहाँ पर F, यहाँ से P कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी बोलिए, भी, ठीक है। सभी दूरियां दर्पण के किससे मापी गई हैं, ध्रुव से मापी गई हैं। और सब चीज इसका इधर है, जो सब चीज इधर है, हम बताए थे जब दर्पण के बाईं ओर होंगी तो सारा निगेटिव में लेते हैं। जब सब चीज इधर होता है, ठीक है, चतुर्थांश है, सब चीज इधर होता है तो -1 -2 माइनस, सब इधर माइनस होता है। तो माइनस, इसके लिए सब माइनस होता है, F माइनस होगा, V माइनस होगा, क्या सब माइनस होगा, ठीक है। तो इसके यहाँ पर आप बगल में लिख देंगे। तो PF बराबर क्या दिया है, फोकस दूरी है, अवतल लेंस है, माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद PC यहाँ से, सॉरी PC है, PC वक्रता क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ये भी माइनस में ही हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी PA क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी, ये भी माइनस में। PA डैश आप देखेंगे प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी में लिखेंगे, ठीक है। ये बगल में देखते रहिएगा। अब हमको सेट करना है, अब हमको क्या करना है, सेट करना है। CA कहाँ दिख रहा है आपको, CA क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी CA। हम CA को कैसे लिख सकते हैं, CA को कैसे लिख सकते हैं, हेतना में से, पूरा इतना में से, हेतना में से हेतना अगर घटा दें, इतना में से अगर इतना घट जाए, इतना में से इतना घट जाए तो इतना आ जाएगा। अगर हमको इतना बड़ा तार चाहिए तो इतना बड़ा तार ले लीजिए और इतना काट दीजिए, इतना बड़ा तार मिल जाएगा। यानी हम इतना, अगर CA लिखना है तो CA को क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC, PA माइनस PC, हो गया। CA को क्या लिख दिए, PA माइनस PC। इतना बड़ा तार अगर हमको चाहिए तो इतना बड़ा तार है, इतना काट दीजिए, इतना मिल जाएगा। तो इतना लेके इतना काटिए, इतना लेके इतना काटिए, मतलब इतना माइनस इतना, हो गया। CA डैश को हम क्या लिख सकते हैं, CA डैश को क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PA डैश। इतना बड़ा तार चाहिए तो इतना बड़ा तार लेकर यहाँ से काट दे, क्योंकि हम सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव से। चलिए, तो P हमको CA डैश को जगह पर क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश, ठीक है। PF तो हमको मालूम है, PF तो हमको मालूम है स्मॉल f है, उसको लिखने माइनस स्मॉल f, माइनस के साथ, ठीक है। FA डैश क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, FA डैश को PA डैश में से क्या घटा देंगे, ये क्या घटा देंगे, PF, हो गया। सारा मान रख देंगे, सारा मान रखे तो सारा मान, PA का मान क्या है, PA का मान -U, PC का मान -R, PC का मान -R, PA डैश का मान कितना है, -V है।
ये माइनस एफ है, पी ए डैश का मान माइनस भी है, माइनस पी एफ का मान माइनस एफ है। ठीक है, सबका मान हम यहाँ से रख दिए। सबके लिए माइनस होता है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए सब चीज़ इधर। अब इसको सेट करके लिखिए। अभी हम कुछ देर पहले प्रूफ किए हैं कि आर बराबर क्या होता है 2f, आर बराबर क्या होता है 2f। तो जहाँ जहाँ आर आपको दिखाई देगा वहाँ पर 2f छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। माइनस माइनस प्लस आर के जगह पर 2f, माइनस आर के जगह पर 2f, माइनस माइनस प्लस भी, माइनस एफ माइनस भी, माइनस माइनस प्लस एफ। अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिर्यक गुणा कर दीजिए। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। ठीक है, उसको मिटा दिया जाए, मिटाइए मत रहने दीजिए, ब्लैक से लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी माइनस यू प्लस 2f का गुणा किसमें हम करेंगे, माइनस भी प्लस एफ में कर देंगे, बराबर। इसका इसमें गुणा पूरे वाले का, इसका इसमें गुणा, इसका आप किस में गुणा करेंगे, इसमें माइनस एफ में, माइनस 2f प्लस भी, माइनस 2f प्लस भी का गुणा, 2f प्लस भी का गुणा किस में करेंगे, माइनस 2f प्लस भी का गुणा माइनस एफ में कर देंगे। चलिए गुणा कीजिए। तो गुणा करने सबको आता होगा, सभी लोग मैथ पढ़ते होंगे। तो मैथ कैसे होता है, देखिए इसका माइनस यू का गुणा इन दोनों में करेंगे चिन्ह के साथ, माइनस माइनस प्लस यू का भी में करेंगे, यू भी माइनस प्लस माइनस यू का एफ में करेंगे, यू एफ। ठीक है, इसका हो गया। फिर 2f का गुणा इन दोनों में कीजिए, प्लस माइनस माइनस 2f का भी में करेंगे, 2f भी है ये। ठीक है, प्लस 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 2f का एफ में करेंगे, 2f स्क्वायर बराबर माइनस एफ का गुणा इन दोनों में कीजिए, माइनस माइनस प्लस एफ का 2f में करेंगे, 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एफ का भी में करेंगे, vf। देखिए बराबर के इधर भी प्लस 2f है, इधर भी प्लस 2f है। जब बराबर के दोनों ओर साइन इक्वल होता है और दोनों एक जैसा हो तो कट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचा, अब क्या बचा, इधर देखिए u भी है प्लस u भी, माइनस यू एफ है, माइनस यू एफ है, माइनस 2 भी इसको उधर भेजेंगे। क्यों भेजेंगे, क्योंकि इधर भी वी एफ है, इधर भी वी एफ है, एफ भी आप लिख सकते हैं, इसको एफ भी लिख दीजिए। इधर भी एफ भी है, इधर भी एफ भी है, तो उसको उधर भेज दीजिए। माइनस 2f, दोनों भाई एक साथ भाई है, तो भाई दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। माइनस 2f भी जब उधर जाएगा तो प्लस 2f भी हो जाएगा, माइनस एफ भी प्लस है, ये है, इसको ऐसे रहने दीजिए, यू भी माइनस यू एफ, 2f भी में से एक f भी घटेगा तो एक f भी बचेगा, एक f भी बचेगा। 2 गो x में से एक गो x घटाएंगे तो क्या है, 2 x में से एक x घटाएंगे तो एक गो x आएगा, दिखने का। 2f भी में से एक f भी घटाएंगे तो एक f भी आएगा। यहाँ तक हो गया, तो अब हम लास्ट में बस एक ट्रिक लगाएंगे, कोई मिक्स नहीं है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे ना, u भी f से भाग दे देंगे दोनों ओर, u भी f से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग दीजिए तो u भी बट्टा u भी f माइनस यू एफ बट्टा यू भी एफ, इसमें भी भाग दीजिए, यू भी क्या है, एफ भी है बट्टा यू भी एफ, भाग दीजिए, कटेगा, यू भी कट गया। ठीक है, यू एफ से यू एफ कट गया, एफ भी से एफ भी कट गया। इधर कितना बचा, 1 बट्टा एफ माइनस इधर कितना 1 बट्टा भी बराबर इधर कितना 1 बट्टा यू, माइनस 1 बट्टा इधर भेज दीजिए इसको, माइनस इसको उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बट्टा एफ बराबर जब उधर जाएगा तो 1 बट्टा भी हो जाएगा। अब पहले से प्लस 1 बट्टा यू है, यही प्रूफ करना था और यही रिलेशन भी है, एफ भी यू में रिलेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर में कई बार पूछा है, 10 के भी और 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और 10 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये दोनों निगमन, जो बड़ा निगमन था, ये दोनों ये खत्म हो गया। बस अब एक चीज बताना है आपको, उसमें खत्म हो जाएगा। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे, अब हमारा एक
हेडिंग बचा है मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये रेखीय आवर्धन क्या है? अगर हम किसी अवतल या उत्तल दर्पण में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? या तो बड़ा बनेगा या तो छोटा बनेगा। उसमें अगर हम किसी भी अवतल या उत्तल दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में क्या होता है? मेरा जैसा मैं जितना बड़ा हूँ उतना ही बड़ा मैं उसमें भी दिखूंगा। ठीक है, तो समतल दर्पण की बात, अगर समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है? +1 होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कई बार पूछता है पेपर में कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, ये आवर्धन होता क्या है? आपका प्रतिबिंब किसी दर्पण में कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है, इसका कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा बनना ही वो जो उसका होता है रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, आपका प्रतिबिंब रेखीय आवर्धन क्या बताता है कि आपका प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन को हम लोग परिभाषा कर देते हैं तो लिखते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे दिखाते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग I से, तथा वस्तु की लंबाई O से के अनुपात को ही हम लोग रेखीय आवर्धन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। इसे m से दिखाते हैं, स्मॉल m से। आपका रेखीय आवर्धन क्या बताता है कि आपका प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना है, कितना गुना छोटा बना है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 इसलिए होता है क्योंकि उसमें ना ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और ना ही छोटा दिखाई देता है। तो जब बड़ा या छोटा दिखाई ही नहीं देता, हम जितने बड़े हैं उतना ही बड़ा समतल दर्पण में, जो घर में हम शीशा देखते हैं वो समतल दर्पण होता है, तो उसमें हम जितना देखते हैं, जितना बड़ा हम होते हैं उतना ही बड़ा दिखाई देता है। इसका मतलब बड़ा नहीं दिखाई दिया तो आवर्धित नहीं हुआ, इसलिए उसका जो समतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है +1 होता है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन का फार्मूला अगर देखा जाए तो m = I/O होता है। एक फार्मूला अगर दूरी के वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को देखा जाए तो दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है -V/U। ठीक है, -V/U। ठीक है, हम जब जरूरत पड़े सवाल लगाते समय हम इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर दोनों को देखा जाए तो इधर का बराबर है तो इधर का भी क्या होगा? बराबर है। तो ज़्यादातर फार्मूला, इस फार्मूले का दर्पण के सूत्र में, दर्पण के सवाल में हम ज़्यादातर इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी लेंस अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, दर्पण में माइनस होता है और लेंस में क्या होता है? यहाँ पर प्लस होगा। तो दर्पण में पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, अब अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, अगर प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है, लेकिन बोलेगा अगर प्रतिबिंब क्या होगा भाई? वास्तविक होगा, है। वास्तविक होने का मतलब क्या? दर्पण के इधर बन रहा है, इधर जो चीज़ बनता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है, और जो चीज़ इधर बनता है आभासी होता है। तो अगर प्रतिबिंब आभासी, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, तो अगर प्रतिबिंब आभासी है मतलब अवतल में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में ही क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में? हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी बनता है। किस दर्पण में? तो किस दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में और प्लस समतल दर्पण में। समतल दर्पण जो घर में हम शीशा में मुँह देखते हैं उस समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में भी हमारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण में भी क्या होगा? हमेशा आभासी बनेगा। इसमें हमेशा आभासी ही बनता है, लेकिन किसमें हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है? तो हमारा प्रतिबिंब इसमें अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है। सब में हमेशा इधर बनता है। बस
एक केस इसको जो है नकार दिया है, एक केस अगर वो भी अगर रहता तो हम बोलते हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता, लेकिन अवतल दर्पण में भी एक केस है जब उसका प्रतिबिंब किधर बनता है, आभासी बनता है, बाकी सब में क्या होता है, वास्तविक होता है। और ये बताया गया है, आप पीछे वाले वीडियो में देख भी सकते हैं। तो जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा, वास्तविक होने का मतलब प्रतिबिंब अगर इधर बन रहा है, ठीक है, तो रेखीय आवर्धन m का मान किस में हम लेंगे, माइनस में। रेखीय आवर्धन m का मान हम ऋणात्मक में लेते हैं, ठीक है। अगर प्रतिबिंब हमारा क्या है, प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, तो m का मान किस में लेंगे, आभासी होने का मतलब क्या है, उधर, तो आभासी होगा। और जब वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा, वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा भी बनेगा, और ये आभासी बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा भी बनेगा। आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा भी होगा। तो m का मान हम धनात्मक में लेते हैं, m का मान धनात्मक में। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक, आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान धनात्मक लेते हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको जाननी है, ठीक है। इसके लिए अब ये लेसन पूरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आगे एक वीडियो में, बस एक वीडियो बचा है इसका न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल में आपको पूरा न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा, न्यूमेरिकल में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल इसका अब अगले वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा न्यूमेरिकल। उसके बाद आपका प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका रिवाइज एक बार फिर से, अगर वीडियो अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है।